होता था। ठीक है, चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे चार्ल्स लॉ की, और इससे पहले हम लोग बात कर चुके थे बॉयल्स लॉ। ठीक है अंश, बॉयल्स लॉ बताइए जरा फिर से क्या होता है, बोलिए बेटा, बॉयल्स लॉ क्या था? हेलो, हमारी आवाज आ रही है बेटा आपको अंश? यस सर। हाँ सर। सर कांस्टेंट बोलिए। टेम्परेचर पे वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। और चार्ल्स लॉ क्या था हर्ष? चार्ल्स लॉ क्या था? सर चार्ल्स लॉ में तो मुझे फॉर्मूला याद है, डेफिनेशन। आप बताओ अभिषेक क्या था? तो v/2 वो v/t इज इक्वल टू k2। ऐड करते हैं ना, डिग्री सेल्सियस होता है क्या होता है? सर। स्टेटमेंट बताइए चार्ल्स लॉ की। सर उसमें हम 273 ऐड करते हैं ना, जो क्या नाम है, सेल्सियस को हम केल्विन में चेंज करते ये स्टेटमेंट थोड़ी ना बेटा, बातों को घुमाओ मत, डायरेक्टली जो उसका है वही आंसर लिखोगे तभी नंबर मिलेगा, ऐसा नंबर नहीं मिलेगा। साइंटिफिक जो टर्म्स होती है, साइंटिफिक डेफिनेशन होती है, उसको एग्जैक्टली वही लिखना पड़ता है, तब नंबर मिलता है। मैं बताऊं? अगर घुमाओगे तो नंबर नहीं मिलेगा। आप बताओ। According to this law, at a constant pressure, volume of the gas is directly proportional to its actual temperature. यस, यानी कि V is proportional to T. Okay, T is the absolute temperature when P is constant. ठीक, अभी तो केवल दो ही लॉ बताया, अभी तो इसके आगे और दो लॉ बताएंगे, और भी बहुत सारी चीजें बताएंगे। जैसे जैसे इसको फिर आप बढ़ता जाएगा तो याद करना मुश्किल होता जाएगा ना। तो ये हो गया तुम्हारा सर एक चार्ल्स बता लॉ। दो। बोलो। सर चार्ल्स लॉ में हमने बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइड हटाने के लिए K2 लगाते हैं। तो K2 ही क्यों लगाना? टू कुछ है उसमें मीनिंग? टू का मतलब K के साथ जो है? टू का मीनिंग बस केवल इतना ही है कि हमको जो कांस्टेंट लगा रहे हैं उन कांस्टेंट को हम पहचानेंगे कैसे। अगर हम सब में के लगाते चले जाएं तो कौन सा किसका कांस्टेंट हम पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है, तो K2 वैल्यू चेंज कर मतलब क्या देना हुआ? फिर, एक चार्ल्स K लॉ। की और दूसरे को कुछ और डाल देंगे, कोई दूसरा अल्फाबेट। नहीं तो हम यहाँ वैल्यू नहीं डाल रहे हैं ना, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, केवल एक जनरल हमने एक अल्फाबेट चूज कर लिया कि कांस्टेंट हमारा हो गया के, क्योंकि के की वैल्यू चेंज होती रहेगी, बदलती रहेगी, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। तो बॉयल्स लॉ में इसको हमने K1 मान लिया और चार्ल्स लॉ में इसको हमने K2 मान लिया, जिससे हमें पता रहे कि K2 हमने माना था चार्ल्स लॉ के लिए। ठीक है, और सर एक और चीज बता दो। बोलो बोलो। सर ये जो आपने बताया था V1/T1 इक्वल टू V2/T2, हाँ तो कैसे हुआ ये इक्वल? देखो, यहाँ तक समझ आया? V is proportional to T when pressure is constant. It means that V by T will be constant, that is K2. Okay, so if volume is V1 at temperature T1, then it is also equal to K2, and if volume is V2 at temperature T2, it will be also equal to K2. दोनों तो कांस्टेंट ही होंगे ना। पर अगर T2 का वैल्यू कुछ और हुआ तो T1 हो गया तो क्या हुआ? जैसा हम करते हैं, जैसे हमने V1/V2 T1 किया, अगर V2/T1 करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब यहाँ पर दोनों देखो, दोनों इक्वल है किसके? K2 के। इसका मतलब ये इसके इक्वल है, इसका मतलब V1/T1 इक्वल टू V2/T2, या फिर इसको आप देख सकते हो और V1 ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, V2 इक्वल टू T1/T2 ऐसे लिख लो। नहीं सर, अगर V1 के नीचे T2 हुआ तो V1 के नीचे T2 कैसे आएगा? V1 के नीचे नहीं, T2 आ ही नहीं सकता है।
अगर सबका वैल्यू हमने जैसे कहते हैं हमारा V1 का वैल्यू है, अगर मान लो 1 हुआ V1 का वैल्यू और T1 का हाँ 30 मान लो 30 डिग्री, हम्म पर अगर हमने कहते हैं वॉल्यूम का वॉल्यूम बढ़ा दिया, जैसे 1 से हमने 2 कर दिया पर हमने T उतना हम्म ही रखा 30, तब कैसे बढ़ा दोगे? बिना टेम्परेचर इंक्रीज किए जब हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर रखा है तो वॉल्यूम अपने आप बढ़ेगा ही नहीं। तुम बात ये कर रहे हो, देखो कि जैसे कितनी गैस है कंटेनर में जिसका वॉल्यूम V1 है, ठीक? तो इसका yes, sir. वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ाने का तरीका क्या है? इसमें हमको और गैस भी नहीं डालनी है, इसका हमको प्रेशर भी नहीं चेंज करना है, और हम चाहते हैं कि ये वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाए, तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा तरीका है, इसको टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी कि इसको हीट करना पड़ेगा। जब हीट करेंगे तो गैस फैलना शुरू होगी और ये वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होकर V2 पहुंच जाएगा। अच्छा ठीक है सर। तो जब V2 वॉल्यूम हुआ तो जो पहले टेम्परेचर था वो उतना ही टेम्परेचर थोड़ी ना रह गया, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया ना। जब भाई Yes, गर्म sir. हमने नहीं किया था तो टेम्परेचर T1 था, जब हमने इसको हीट कर दिया तब वॉल्यूम V2 बना, लेकिन टेम्परेचर हमारा T2 हो गया। ओके सर। तो T1 पर ही हम यहाँ V2 नहीं प्राप्त कर सकते, T1 पर हाँ हमको सर, वो V2 प्राप्त नहीं होगा। हाँ सर, वो प्रेशर कांस्टेंट नहीं डाल रहा था बार बार। हाँ ठीक है, यस सर। ओके। ये अब से कहाँ गायब हो गया? तो ये आपको आपने तो पहले ही लिख लिया था ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें? नो सर। नो सर। चलिए ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे थे एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक? तो पहले एब्सोल्यूट टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखेंगे, क्या होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल T से। सर एब्सोल्यूट ठीक? टेम्परेचर तो चार्ल्स लॉ में है ना? हाँ, तो चार्ल्स लॉ का ही तो है ये पार्ट, अच्छा। ये अलग से नहीं बता रहे हैं, ये चार्ल्स लॉ का ही अभी चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ चार्ल्स लॉ। ओके सर। ठीक, तो चार्ल्स लॉ में एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? व्हेन टेम्परेचर ऑफ गैस is considered in Kelvin scale, such temperature is called absolute temperature. तो लिख लिया। लिख लिया? यस सर। यस सर। ये हमारे ब्राउजर में सर्च करने लगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक, तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर हुआ। इसके बाद फिर आती है यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल T इक्वल टू क्या हो गया? डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 इक्वल टू क्या बन जाएगा? केल्विन बन जाएगा। कोई भी टेम्परेचर हमको जो डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा उसमें 273.15 ऐड करने पर वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है। सर केल्विन में डिग्री का साइन नहीं लगता? नहीं। ओके सर। बात समझ आ गई बेटा सबको इतनी? यस सर। यस सर। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद फिर आता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, देखो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है। अब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर देखो क्या बताया इसने कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वॉल्यूम बढ़ता है, तो इसका उल्टा भी तो होना चाहिए, यानी कि जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो गैस का वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए, नीचे। हाँ यस सर। होना चाहिए ना? ठीक,
तो चार्ल्स का sir. कहना ये था, बाकी साइंटिस्ट का कहना ये था कि अगर हम टेम्परेचर को लगातार डिक्रीज करते चले जाएं, घटाते चले जाएं, तो हमको एक ऐसा टेम्परेचर मिलना चाहिए जिस पर किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाए। ठीक, तो उसी टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, ये काल्पनिक है, ये हाइपोथेटिकल है। ठीक, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या हो गया? सच hypothetical temperature at which volume of a gas at constant pressure becomes zero is called absolute zero temperature. ठीक, सर वो ओके वापस बता दो, Yes, मैं sir. समझ नहीं आया। भाई, जैसे अभी हमने बताया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम बढ़ता है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पर वॉल्यूम घटना भी तो चाहिए। ठीक, अच्छा, अब वॉल्यूम घटते घटते ऐसा माना गया कि जब हमारा ऐसा टेम्परेचर जिस पर कि वॉल्यूम 0 हो जाएगा, उसी को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाएगा। किसी गैस को टेम्परेचर घटाते 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 हम ऐसे लेवल पर ले आए कि उसका वॉल्यूम क्या हो गया? 0 हो गया। जीरो। तो उसी टेम्परेचर को तो हम ऐसा तो बोलेंगे कभी पॉसिबल ही एब्सोल्यूट नहीं है जीरो ना। टेम्परेचर। नहीं, ठीक, और सर एक और क्वेश्चन है मेरा। बोलो। अच्छा, सर पहले ये एक चीज सुन लो। एब्सोल्यूट जीरो जो टेम्परेचर होता है, इसकी वैल्यू होती है -273.15। कितनी होती है? -273.15। ठीक, तो इसी को ये एब्सोल्यूट जीरो बताना क्यों। टेम्परेचर कहा जाता है। यानी कि डिग्री सेल्सियस में जब हम 0 से भी नीचे चले जाते हैं, कहां पर चले जाते हैं? -273 तक चले जाते हैं, तब ऐसा टेम्परेचर हम मानते हैं कि होगा कोई ऐसा टेम्परेचर जबकि गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। लेकिन -273.15 तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है, ये मतलब हाइपोथेटिकल है। रैंडमली नंबर दे दिया। रैंडम नहीं दे दिया, हमने ग्राफ देखा। है ना, तो sir देंगे sir. ठीक है, हमने क्या देखा? हमने ग्राफ देखा कि जब ग्राफ को हम नीचे डाउन करते चले जाते हैं, अभी बताएंगे। ठीक, तो जो गैस इस चार्ल्स लॉ को सबसे ज्यादा फॉलो कर रही थी, जब उसके ग्राफ को हम और नीचे लेकर गए तो हमको एक ऐसा टेम्परेचर मिला जहां पर उस गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं। ओके सर। जीरो वॉल्यूम की चीज तो दिखेगी भी नहीं, मतलब ऐसे कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हो। वही भाई, जब 0 वॉल्यूम हो गया तो दिखेगी कैसे आप? हाँ सर, वही। हाँ सर, वो क्वेश्चन पूछूं। हाँ बोलो, आप बोलो। सर ये अभी जो हम कर रहे हैं सारे टेम्परेचर, वो तो हम गैस के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा कोई और सब्सटेंस के लिए, जैसे लिक्विड सॉल्ट के लिए हो सकता है ऐसा। भाई अब गैस होगा तो गैस तो पहले लिक्विड में ही बदलेगा, फिर सॉलिड में तो फिर बदलेगा। भाई हाँ सर, टेम्परेचर तो डाउन फिर करने जैसे का हम मतलब क्या हुआ? हाँ टेम्परेचर डाउन करने का सर मतलब ये जैसे हुआ कि गैस से पहले लिक्विड में बदलेगा, लिक्विड से फिर सॉलिड में बदलेगा, और सॉलिड में बदल के फिर गायब हो जाए। वॉल्यूम 0 का मतलब क्या हुआ? कि वो फिर गायब हो जाए। यस सर। तो सर जैसे अगर हम चलते हैं, जैसे मैंने देखा है फ्रिज में, कभी हम प्लास्टिक बोतल में पानी भरते हैं और हाँ, उसको जमाने के लिए डालते हैं, तो फूल जाता है वो जमने के बाद। पानी उसमें जितना हमने भरा होता है उसके लेवल से नहीं, थोड़ा तो ऊपर ही हमें निकल रहा फुल होता है। भरना होता है। अगर थोड़ा सा पानी क्योंकि उसके अंदर एयर नहीं होता ना, ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, इसी वजह से वो फूल जाता है ना सर? नहीं तो फिर मैं गलत हूँ। नहीं, तुम कुछ तो सही हो, लेकिन कुछ तुमने अपना दिमाग लगा दिया।
हाँ ठीक है, क्योंकि मैंने सर आपके थोड़ा मुंह से सुना था। थोड़ा सही जा रहे थे। ऑक्सीजन खत्म, सर ऑक्सीजन नहीं खत्म खत्म हो कैसे हो गया? जाती है। ऑक्सीजन हो जा रहा है मतलब उसमें थोड़ा बॉटल सा तो बंद है। स्पेस छोड़ना होता है। हाँ, इतनी बात सही है तुम्हारी। देखो क्या होता है कि हम्म, जैसे मान लो ये तुम्हारी कोई बॉटल है, ठीक है, हम्म ये कोई बॉटल है, और प्लास्टिक ही नहीं, आगे से इसको ध्यान भी रखना, अगर मान लीजिए मेटल की भी बॉटल है या मेटल का कोई आपका ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर आप बर्फ जमने के लिए रखते हैं, तो कोशिश करिए कि पानी जो है वो थोड़ा सा कम रहे। रीजन क्या होता है कि जब आपका वाटर आइस में चेंज होता है तो इसकी डेंसिटी कम होती है और वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक, पर क्या सर होता है? ऐसी जीरो टेम्परेचर के मुताबिक तो कम होना चाहिए वॉल्यूम। वही तो सुनिए, तो अभी बता रहे हैं ना रीजन उसका क्या है। तो क्या हुआ भाई, जितना आपने मास रखा था मास उतना ही है। ठीक, तो हुआ हाँ ये कि डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम। डेंसिटी कम हुई तो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? हम्म क्योंकि जब वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर फ्रीज होने लगते हैं, फिक्स होने लगते हैं, तो उनके बीच में हवा जो है वो ट्रैप हो जाती है। ठीक, पहले क्या था, ये आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे इस तरह से। ठीक, लेकिन जब ये फ्रीज होने लगे तो इनके बीच की जो हवा थी वो क्या हो गई, वो हवा फ्रीज हो गई और इसके चारों तरफ इस तरह से मॉलिक्यूल ये फ्रीज हो गए। ठीक, तो बीच की हम्म जो हवा का वॉल्यूम है उसकी वजह से इनकी डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, और इन्हें जगह जगह जो है वो पहले यस से सर। ज्यादा घेरना शुरू कर दिया। पहले से ज्यादा जगह इन्होंने घेर ली। ठीक, और जब पहले से ज्यादा जगह हम्म घेरेंगे तो ये वॉल्यूम बढ़कर इसका क्या हो जाएगा, इस बॉटल से भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर आपने लगा रखा है ढक्कन, क्या लगा रखा है, ढक्कन लगा रखा है, और इसको ये ऊपर और हम्म जाने नहीं देगा। अब ये कोशिश क्या करेगा, जहां पर भी इसको वीक मिलेगा, ठीक है, उसको ये रैप्चर कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, बोतल आपकी फट जाएगी। ठीक है, बोतल ही नहीं फट जाएगी, अगर आप किसी मेटल में रखते हैं तो मेटल का वो ऑब्जेक्ट भी, वो वेसल भी फट जाएगी। ठीक, हम्म एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हैं अपनी फ्रिज में, लेकिन हमारा नाम मत लीजिएगा कि पता चला सर ने बर्तन हमारा खराब करा दिया। नहीं सर, उतने पैसे भी नहीं फिर खरीदने के। अरे ऐसी बात मत करो, कौन बोला ये? सर मैं दूसरा विषय। अभिषेक, अरे 20 रुपए की बोतल आती है नहीं सर मैंने नहीं पानी बोला। वाली। ठीक है, सोच का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, ऐसी ऐसी थिंकिंग मत रखा करिए। ठीक, सर समझ बोतल आ गई थोड़ी कह बात रहा हूँ, आपको? फ्रिज कह रहा हूँ। अच्छा, फ्रिज नहीं फटेगा, उसकी तो गारंटी लेते हैं, फ्रिज नहीं फटेगा, लेकिन बॉटल आपकी जो है वो फट जाएगी, या फिर अगर आपने स्टील में रखा है या फिर तांबे में रखा है तो वो भी फट जाएगा। ठीक, वो भी क्रैक आ जाएगा उसमें। ठीक, ओके सर। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिस पर की कोई भी गैस जाकर उसका वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, और ऐसा हाइपोथेटिकल टेम्परेचर हमने माना -273.15 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, लेकिन होता नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं होता। ठीक, यस सर। यस सर। अब देखिए, इसको नोट कर लिया सभी ने ना? हाँ सर। यस सर। आप कुछ फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अब अगर किसी टी टेम्परेचर पर हमको वॉल्यूम निकालना होगा, टी टेम्परेचर पर, टी डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर ध्यान रखना। आइए, टी डिग्री सेल्सियस पर हमने वॉल्यूम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो इसका वॉल्यूम V0 है, V0 यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वॉल्यूम है इसका, ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ध्यान रखना, मल्टीप्लाई होगा आपका V0 इंटू टी अपॉन 273.15 से। ये आपका एक वो आ जाता है, फॉर्मूला आ जाता है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं वी टी इक्वल्स टू, ठीक है,
अब VT अगर इक्वल हो गया, ये भी आपका V0 है, ये भी V0 है, तो V0 बाहर निकाल दो, V0 कॉमन हो गया, कितना हो गया, V0 कॉमन होने के बाद में ये सॉरी ये प्लस है, तो 1 प्लस T अपॉन 273.15, ये भी फार्मूला आपका बन सकता है। या फिर अगर आपने एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिया तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेने की कंडीशन में जो VT होगा, VT बराबर V0 और यहाँ पर टेम्परेचर चेंज यानी कि T जो नया टेम्परेचर हुआ अपॉन T0 इनिशियल टेम्परेचर। सर आपने जो यहाँ पे ऊपर V0 कॉमन लिया तो उसमें मतलब V0 तो कॉमन आ ही रहा है, एक मतलब V1 है। ये V1 नहीं है बेटा, 0 ही है। V0, हाँ ठीक। अब लिख लीजिए यहाँ पर here T is the absolute temperature यानी 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस, ये T है, और जो कैपिटल T नॉट है ये दिखा रहा है 273.15। और V नॉट is initial volume at 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर इनिशियल वॉल्यूम है, ठीक है। और VT वॉल्यूम ऑफ गैस एट T डिग्री सेल्सियस। लिख लिया बेटा सभी ने? यस सर। अब हेडिंग डालिए आइसो बार। श्री भी चार्ल्स फ्लो का पार्ट है, हैं? श्री चार्ल्स फ्लो का पार्ट है ये आइसो बार? हाँ उसी ये का अलग पार्ट। है। जैसे अच्छा। जैसे उसमें आइसोथर्म था वैसे ही आइसो बार है। अच्छा ओके सर। आइसो बार, आइसो मीन्स होता है कांस्टेंट और बार मीन्स होता है प्रेशर, ठीक। तो जब हम कोई ग्राफिकल रिलेशन शो करते हैं वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच में या टेम्परेचर के बीच में एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसी को आइसो बार कहा जाता है, ठीक है। लिख लीजिए इसके बारे में। आइसो बार इज द graphical representation of temperature volume relation at constant pressure ठीक है। अब पहला ग्राफ देखिए, V वर्सेस T, यानी कि हमें V लेना है इस पर Y एक्सिस पर और X एक्सिस पर हमको T दिखाना है, क्या बेटा? आइसो कोर नहीं बोलेंगे बेटा, आइसो बार बोलेंगे इसको। अच्छा, बार माने होता है प्रेशर, आइसो कोर अलग है, जब वॉल्यूम को हम वो करेंगे कांस्टेंट करेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ये हमने लिया है मिलीलीटर में, मिलीलीटर
या मोल पर लीटर, जैसा, चलो मिलीलीटर ही ले लेते हैं, ठीक, मिलीलीटर, और टेम्परेचर हमने ले लिया है केल्विन में, ठीक। तो इसके लिए जैसे ही हम ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ हमारा जो है मेन 0 से होकर जाएगा इस तरीके से, ठीक। यहाँ पर 100 केल्विन, 200, 300, 400 और ये 500 केल्विन, ये सारा केल्विन टेम्परेचर हो गया, और इस तरह से ये ग्राफ सीधे ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक। अब दूसरा ग्राफ है V, ये सेकंड ग्राफ है, V वर्सेस T, किसमें, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में। यहाँ पर ये 0 हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर आते आते -273.15 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक। आगे 100, 200, 300, 400 ये डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो फिर से मिलीलीटर में ले लिया, ठीक है। तो ये टेम्परेचर हमने दिखाया है डिग्री सेल्सियस में। ये डॉटेड लाइन है बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये डॉटेड लाइन है, जो कि डॉटेड लाइन जाकर हमको मिलती हुई नजर आ रही है कहाँ पर, -273 पर, ठीक। ये सब जो है किस पर है, कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। हेलो, यस सर। हाँ, तो अभी अंश आप पूछ रहे थे ना कि हमको कैसे पता चला कि -273 पर ही मिलेगा। रीजन देखो यहाँ पर ये है, क्योंकि जब देखो 0 डिग्री सेल्सियस था तो गैस का वॉल्यूम कितना था, इतना था। तो इस तरह से इंक्लाइंट लाइन को आगे हमने डॉटेड करके जब बढ़ाया तो हमको ये कहाँ पर मिली, 0 पर कहाँ मिली, -273 पर। तो इस तरीके से एक अंदाजा लगा कि अगर ये और नीचे जा पाती और इसका वॉल्यूम कम किया जा सकता तो -273 पर शायद ये 0 वॉल्यूम दिखाती। ओके सर। ठीक है, तो इस तरीके से हमको एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर मिला। और सर एक और चलते हैं, आपने जो फिर ये वाला जो बनाया V वर्सेस कैपिटल T वाला केल्विन वाले का, तो उसमें हमारा ml 0 क्यों हुआ, वॉल्यूम तब 0 कैसे हो गया? क्योंकि इस 0 को हमने क्या मान रखा है, केल्विन में जो 0 होता है वो कितना होता है, -273 बताया ना अभी। यस सर। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर क्या होता है, -273 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए यहाँ पर ये 0 दिखा रहा है, लेकिन वास्तव में यहाँ तक गैस पहुंचेगी ही नहीं। ओके सर। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन? तीसरा ग्राफ ये है कि अगर इसको हम और आगे सरका दें, यानी कि जो हमने डिग्री सेल्सियस लिया हुआ है उस डिग्री सेल्सियस को हम माइनस से स्टार्ट करें। कहां से स्टार्ट करें, -200 डिग्री सेल्सियस से मान लो स्टार्ट करें। -2 क्यों, -273 है तो -300 से मान लो स्टार्ट करें, तो -300 यहाँ पर हो जाएगा, तो -273.15 यही मिल जाएगा हमको। ये -100 मान लो, ये 0 और फिर ये 100 डिग्री सेल्सियस और ये 200। तो इस तरह से हमको एक्सिस से पीछे नहीं जाना पड़ेगा और इस तरीके से हमारा जो ग्राफ मिलेगा वो यहां से इस तरीके से मिलेगा, अलग अलग।
ठीक है, अब ये क्या हो गया, प्रेशर अलग अलग हुए। लो ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये P3 हो गया। तो ये भी आपका वॉल्यूम जो कि ml में है और टेम्परेचर जो कि डिग्री सेल्सियस में है उसका ग्राफ है, ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक, अब इससे बताइए P1, P2, P3 बड़ा कौन? सर P1। सर P1, हाँ। हाँ, कैसे? वही चीज करेंगे, टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर दिया या फिर वॉल्यूम आपने कांस्टेंट कर दिया और फिर उससे रिलेटेड आपने टेम्परेचर देख लिया। ठीक, तो P1, P2, P3 कैसे? देखो ये ग्राफ खींचा आपने, कांस्टेंट कर दिया वॉल्यूम। ठीक, तो जब वॉल्यूम आपने कांस्टेंट कर दिया और इससे रिलेटेड टेम्परेचर देखो कौन कौन से आ रहे हैं, ये टेम्परेचर आ रहे हैं। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका प्रेशर भी ज्यादा। तो टेम्परेचर किसका ज्यादा यस है? सर। P3 का। तो P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, यस सर। लिख लिया सभी ने? तो ये क्वेश्चन बोले। नो सर, वन नोट कर। यस सर। हाँ, नोट कर लो, नोट कर लो। नोट कर लिया? सर एक चीज पूछना है, बिल्कुल कहते हैं पूछिए। यहाँ पे हमारा, जहाँ P3 में हमारा सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, तो वॉल्यूम हाँ, कम क्यों है बाकी सबके हिसाब से? वॉल्यूम कम क्यों है? हाँ। देखो क्या हो रहा है, अलग अलग प्रेशर पर बात की जा रही है बेटा। जब आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम तो कम ही हो जाएगा ना। ओके सर। ठीक है, हमने यहाँ पर वॉल्यूम को कांस्टेंट करके फिर निकाला है। सीधी लाइन खींचेगा मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम हमने कांस्टेंट कर दिया। ओके सर, ठीक। और कोई क्वेश्चन? चलिए, नो सर। अब क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल लिखिए। एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर will a given mass of the gas, will a given mass of the gas of volume 200 liter 200 liter if it occupies a volume of 260 liter 260 liter at a temperature of 30 degrees Celsius, temperature of 30 degree Celsius, when pressure remain constant, when pressure remain constant। क्वेश्चन समझ आ गया बेटा? यस ठीक है, सर। किस टेम्परेचर पर किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो 200 लीटर हो जाएगा, हमको ये टेम्परेचर निकालना है। जबकि जबकि इनिशियल टेम्परेचर जो कितना है 30 डिग्री सेल्सियस है, उस पर इसका वॉल्यूम जो था वो था 260 लीटर। ठीक, ये क्वेश्चन है, निकालिए।
हो जाएगा? कितना आया बेटा? बोलिए बेटा। हेलो। सर नहीं आ रहा, उस वाले फॉर्मूले में डाला VT इज इक्वल टू V0 1 प्लस पहले T तो बाय देखो, टेम्परेचर को आपको जो 30 डिग्री दिया हुआ है इसको आपको बदलना है केल्विन में। तो T1 कितना हो जाएगा? T1 इक्वल टू 30 प्लस 273, ठीक, इक्वल टू 333, है ना? 333 नहीं, सॉरी, ना 333 कैसे हो जाएगा? 313 303 होगा। हाँ 303 होगा, ठीक, केल्विन में। अब फिर इसके बाद इसका वॉल्यूम V1 दिया है आपको कितना? 260 लीटर। फिर इसके बाद T2 ये हमें निकालना है, और V2 जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 200 लीटर, ठीक। अब फार्मूला हो गया हमारा क्या? V1 बाई V2 इक्वल टू T1 बाई T2। तो T2 इक्वल टू T1 हो गया हमारा 303, V2 हो गया 200 और V1 हो गया 260, ठीक। अब ये कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, बचा आपके पास 20 इंटू 303। तो ये आ जाएगा कितना? ये हो गया आपके पास 606 अपॉन 26, 606 अपॉन 26, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 303 अपॉन 13। अब इससे नीचे तो जाएगा नहीं है, ठीक है, अब डिवाइड करना पड़ेगा। तो 13 वन जा 13, कितना आ गया? 13 वन जा 13